दोस्तों एंटीकोगुलेंट के पार्ट फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन और हिपेरिन के बारे में कंप्लीटली हम लोगों ने समझा था, सीखा था, जिसका वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। चलिए आज इस वीडियो में आगे हम लोग बात करने वाले हैं ओरल एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। तो ओरल एंटीकोगुलेंट्स की पूरी फार्मेकोलॉजी पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग 10 एमसीक्यूज जो कि कंप्लीट हिपेरिन, वारफेरिन वगैरह सबके बारे में होने वाले हैं, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो से पहले पार्ट फर्स्ट आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये वीडियो आगे समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए ओरल एंटीकोगुलेंट्स की बात करने वाले हैं हम लोग। तो ओरल, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ओरल एंटीकोगुलेंट्स 3 एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल होते हैं। वारफेरिन होता है जिसे कोमाडिन कहते हैं, दूसरा डेबिगेट्रोन और तीसरा होता है दोस्तों रिवारोक्सीबेन। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जानना था, वहां पे क्लासिफाई किया था, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करी थी। तो ये तीनों की तीनों ओरल एंटीकोगुलेंट है, इनको ओरल रूट से दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंटली जो यूज करते हैं वो करते हैं वारफेरिन। नेक्स्ट बात करेंगे इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, फिर भी इनका हम लोग समराइज कर लेते हैं, जिसमें बात करी थी हम लोगों ने वारफेरिन या कोमाडिन सॉरी। तो वारफेरिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये क्या करती है दोस्तों, इनहिबिट करती है विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर, जो कि कौन कौन से होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 7, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 और क्लोटिंग फैक्टर नंबर 10 होते हैं। जिसमें सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है, ये प्रो कन्वर्टिन कहा जाता है। 9th वाला है वो क्रिस्टमस फैक्टर होता है और 10th वाला है वो स्टुअर्ट फैक्टर होता है। सारी लिस्ट ट्रिक के द्वारा मैंने आपको पढ़ाई थी वहां पे फर्स्ट लेक्चर में, चलेगा। जिसके अलावा डेबिगेट्रोन और रिवारोक्सीबेन सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, हिपेरिन जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यानी मेन हो गया इनका एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी, एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी होते हैं, यानी थ्रोम्बिन को इनहिबिट करते हैं। और दूसरा जो इनका एक्शन होता है, सेकंड जो एक्शन होता है वो क्या करते हैं दोस्तों, इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट फैक्टर 10 एक्टिवेटेड। ए का मतलब एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो है वो क्या करता था, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता था। फिर थ्रोम्बिन क्या करता था, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन यानी ब्लड क्लॉट में बदलता था। उसी को रोकने का काम करते हैं डेबिगेट्रोन और रिवारोक्सीबेन। इजी है, चलेगा। आगे बात करेंगे इंडिकेशन या यूजेज क्या है। तो यूजेज दो तरीके से इसके यूजेज में समझाने वाला हूं। पहला, पोस्ट सर्जरी यूज करते हैं, लाइक बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, मेजर ऑपरेशंस होते हैं, कार्डियक ऑपरेशन हो गए, हार्ट वाल ऑपरेशन हो गए। इसके अलावा बात करें हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, जब भी मेजर ऑपरेशन की बात करते हैं, शुरुआती 3 दिन में, 2 से 3 दिन में हम लोग हिपेरिन देते हैं। उसके बाद में शिफ्ट कर दिया जाता है उसे ओरल एंटीकोगुलेंट के ऊपर दोस्तों। तो उसमें मोस्ट कॉमनली वारफेरिन यहाँ पे यूज करते हैं। तो पहला यूज हो गया ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी, जैसे कार्डियक या वाल्व सर्जरी या फिर मेजर सर्जरी जैसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जहां पे क्लोटिंग बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, दूसरा यूज क्या है, ऐसी डिजीजेज जिनके अंदर क्लोट की वजह से हमें डिजीज हो सकती है, लाइक स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, डीवीटी हो गया। उन सभी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ओरल एंटीकोगुलेंट। तो देखा जाता है कि कई बार डीवीटी का पेशेंट है तो ओरल एंटीकोगुलेंट यूज किए जाते हैं, लाइक डेबिगेट्रोन यूज करते हैं, हेपेरिन भी यूज किया जाता है समटाइम्स, बट डेबिगेट्रोन ज्यादा यूज करते हैं डीवीटी के केस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा रिवारोक्सीबेन भी यूज कर सकते हैं सभी कंडीशंस के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को प्रिवेंट करने के लिए या फिर सर्जरी में क्लोटिंग को बचने के लिए, टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, सर्जरी के बाद थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए, सर्जरी के बाद टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए, थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम लोग एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं। कौन से वाले, ओरल वाले। ठीक है, तो ये कब यूज करते हैं, मोस्टली आफ्टर 2 to 3 डेज। पहले 2 से 3 दिन में क्या यूज करेंगे, हिपेरिन यूज करते हैं, 2 से 3 दिन बाद ओरल पे वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इन प्रेगनेंसी। तो वारफेरिन क्या प्रेगनेंसी में देना चाहिए, वारफेरिन या कोई भी एंटीकोगुलेंट है जो कि ओरल फॉर्म में है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो वारफेरिन इन प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड,
कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं देते हैं दोस्तों। क्यों नहीं देते हैं? यस, बिकॉज इट इज टेरेटोजेनिक, यानी कि फीटस को हार्म कर सकता है, फीटस को हार्म करता है। ठीक है दोस्तों। यस, क्यों, कैसे करता है? क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और फीटस को हार्म कर सकता है। इसलिए हमेशा चॉइस कौन सी है प्रेगनेंसी के अंदर? चॉइस कौन सा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, ये चॉइस होता है। एग्जाम्पल एनोक्साप्रिन, एनोक्साप्रिन, या फिर नेक्स्ट था डेल्टाप्रिन। ठीक है, मोस्टली एनोक्साप्रिन यूज करते हैं। यस, डेल्टाप्रिन भी इसका एग्जांपल है, उसको भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो हमेशा प्रेगनेंसी में वारफेरिन या फिर अदर जो डेबिगेट्रोन है या रिवारोक्सिबेन है वो यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि वो टेरेटोजेनिक होते हैं, यानी कि फीटस को हार्म कर सकते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को हार्म कर सकते हैं। तो कौन सा चॉइस होगा यहाँ पे? सॉरी, यस, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन जो है दिया जाएगा, लाइक एनोक्साप्रिन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, डोजेज, कितनी डोज देंगे? तो याद रखिएगा, वारफेरिन चूंकि कॉमन यूज किया जाता है आफ्टर सर्जरी, पोस्ट सर्जिकल, तो वारफेरिन की डोज आपको पता होना चाहिए 1 mg टू 10 mg ओरल टैबलेट। 1 mg से लेके 10 mg तक की ओरल टैबलेट दी जाती है। प्राइमरीली बात करता हूं यस थ्रोम्बोसिस के केस में, थ्रोम्बोसिस के केस के अंदर इनिशियल शुरुआती जो है 4 से 5 mg दी जाती है। शुरुआती इनिशियल कितना देते हैं दोस्तों? 4 से 5 mg टैबलेट देते हैं। फिर इस 4 से 5 mg को मॉनिटर किया जाता है एक ब्लड टेस्ट के द्वारा। लाइक हिपेरिन के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट कर रहे थे हम लोग? हिपेरिन के लिए कर रहे थे एपीटीटी टेस्ट। ऐसे ही वारफेरिन की डोज मॉनिटरिंग के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं पीटीआईएनआर टेस्ट। यस दोस्तों, तो इसको मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है पीटीआईएनआर टेस्ट के द्वारा। अब ये बताता हूं इसके बारे में थोड़ा सा, याद रखिएगा। अगर पीटीआईएनआर अगर हाई आ रहा है, हाई आ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे? डोज को डिक्रीज करेंगे। और अगर लो आ रहा है तो इसका मतलब डोज को इंक्रीज करेंगे। तो समझिएगा, पीटीआईएनआर अगर नॉर्मल कितना बताऊंगा, पहले बेसिक समझ लो। पीटीआईएनआर अगर हाई आ रहा है इसका मतलब डोज ज्यादा है, तो डोज को क्या करो? कम करो, ब्लीडिंग का रिस्क होगा। और अगर लो आ रहा है इसका मतलब डोज कम है, डोज को बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। इस तरीके से इसको हम लोग डोज की मॉनिटरिंग करते हैं। शुरुआती जो है 4 से 5 mg करते हैं, फिर हर 12 से 24 घंटे में कौन सा टेस्ट करेंगे? पीटीआईएनआर टेस्ट करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग वारफेरिन की डोज मॉनिटरिंग करते हैं। हिपेरिन की डोज मॉनिटरिंग एपीटीटी और वारफेरिन की डोज मॉनिटरिंग पीटीआईएनआर के द्वारा। तो यस, डोज मॉनिटरिंग बाय पीटीआईएनआर। अब पीटी क्या है? तो पीटी का मतलब होता है दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और आईएनआर का मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। इसके बारे में समझाता हूं। देखो, पीटी, तो नॉर्मल पीटी कितना होता है दोस्तों? नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है अपने पास। पहले बात कर रहे हैं पीटी की, किसकी बात कर रहे हैं? पीटी की। तो नॉर्मल पीटी कितना होता है दोस्तों? याद रखिएगा 8.5 टू 13 सेकेंड। एक वर्ड में बात करूं तो 11 सेकेंड याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो 11 सेकेंड के लगभग 8.5 से 13 सेकेंड है वो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपना होना चाहिए। कब? जब वारफेरिन नहीं दे रहे हैं। लेकिन वारफेरिन के साथ में इसे हम लोग कहेंगे थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक पीटी। तो थेराप्यूटिक पीटी किसे कहेंगे? विद वारफेरिन। जब किसी पेशेंट को वारफेरिन चल रही है तो थेराप्यूटिक पीटी कितना होना चाहिए? इसका 2 से 3 गुना होना चाहिए। किसका? नॉर्मल का 2 से 3 गुना होना चाहिए। जैसा ये एपीटीटी था वैसा ही 2 से 3 गुना होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अपने पास में यस 25 से 35 सेकेंड। इतना होना चाहिए थेराप्यूटिक पीटी। आई बात समझ में? यानी एक पेशेंट जिसको वारफेरिन चल रही है तो पीटी कितना मेंटेन होना चाहिए? 25 से 35 के बीच मेंटेन होना चाहिए। कम आएगा इसका मतलब डोज बढ़ानी है, ज्यादा आ रहा है इसका मतलब डोज
घटानी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। हाई आ रहा है इसका मतलब डोज घटानी है, और लो आ रहा है इसका मतलब डोज बढ़ानी है। सिंपल सा पीटीआईएनआर टेस्ट से पता लग जाएगा, डोज मॉनिटरिंग हो गई। ऐसे ही आईएनआर क्या है, तो आईएनआर इसी का एक इनडायरेक्ट रूप है। तो आईएनआर क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, पेशेंट का पीटी, पेशेंट का पीटी अपॉन नॉर्मल पीटी, नॉर्मल पीटी, इस रेशियो को हम लोग आईएनआर बोलते हैं। और ये नॉर्मली 1 होता है। कितना होता है, 1। नॉर्मल आईएनआर कितना होता है, 1। लाइक मैं हूं, तो मैं ही पेशेंट तो हूं नहीं, तो मेरा आईएनआर पेशेंट, यानी मैं पेशेंट हूं जिसका टेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे वारफेरिन चल नहीं रही है, तो मेरा पीटी और नॉर्मल पीटी बराबर ही तो होगा, तो ये रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन थेराप्यूटिक आईएनआर, थेराप्यूटिक आईएनआर कितना होगा दोस्तों, तो अगेन बात करूंगा 2 से 3 गुना, 2 से 3 आना चाहिए। तो अगर किसी का पीटी देख रहे हो तो वो कितना आना चाहिए, 25 से 35 के बीच में आना चाहिए। और अगर आईएनआर देख रहे हो दोस्तों तो वो 2 से 3 आना चाहिए विद वारफेरिन। समझ में आई बात। तो आईएनआर कितना देखना, अगर किसी का आईएनआर टेस्ट आप कर रहे हो तो आईएनआर की रिपोर्ट आप देख रहे हो। लाइक एक पेशेंट है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, उस पेशेंट को वारफेरिन थेरेपी चल रही है फॉर एग्जांपल, यस 5 mg चल रही है। कितनी टेबलेट चल रही है, 5 mg की वारफेरिन चल रही है। अब उसका आईएनआर टेस्ट किया या पीटी टेस्ट किया, तो आईएनआर उसका आया 4। तो आप क्या समझेंगे, 4 आने का मतलब है डोज ज्यादा चल रही है, डोज को कम करना पड़ेगा। तो डोज 5 की जगह क्या कर देंगे, 4 या 3 कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से डोज मॉनिटरिंग होती है वारफेरिन की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं वारफेरिन के, तो जैसे हिपेरिन के साइड इफेक्ट बताए थे एक ट्रिक के द्वारा बोट के ऊपर, यस तो इस बोट से B4 होता है ब्लीडिंग, तो सेम इसका भी साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग। तो पहला कॉमन साइड इफेक्ट हो गया हिपेरिन के जैसा वारफेरिन का भी ब्लीडिंग। सेकंड साइड इफेक्ट होता है आंखों से रिलेटेड, ब्लर विजन होने लग जाती है। थर्ड होता है नर्व से रिलेटेड, हाथों में सूनापन, नंबनेस, टिंगलिंग होने लग जाती है दोस्तों। इसके अलावा लीवर टॉक्सिसिटी भी करता है, जिसकी वजह से पर्सन को जॉन्डिस भी हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है, ब्लीडिंग ड्यू टू ओवरडोज, ब्लर विजन, नंबनेस, टिंगलिंग हाथों पैरों के अंदर, सिनकोप, यस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और जॉन्डिस वगैरह भी, पीलिया वगैरह भी इसमें देखने को मिल सकता है अगर लॉन्ग टर्म यहाँ पे यूज करेंगे। किसको, वारफेरिन को। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब नहीं देना चाहिए वारफेरिन। तो यस वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी अगर कोई मेडिसिन है जो कि ब्लड को पतला कर रही है, जैसे कि एंटी प्लेटलेट मेडिसिन जैसे एस्पिरिन, उस दौरान वारफेरिन नहीं देना। एस्पिरिन अगर चल रही है तो वारफेरिन देंगे तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा, यस और नो दोस्तों। तो एंटी प्लेटलेट मेडिसिन लाइक एस्पिरिन के साथ इसको नहीं देना है। दूसरा, प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं देना है वारफेरिन को, भूल के भी, ठीक है। तो पहला साइड जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो एस्पिरिन, और दूसरा प्रेगनेंसी। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी में टेराटोजेनिक है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, टॉक्सिसिटी। तो वारफेरिन की टॉक्सिसिटी का साइन क्या है दोस्तों, यस अगेन ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग कैसे चेक करेंगे, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, स्टूल के साथ ब्लीडिंग आ सकती है, यस और नो। और अगर ब्लीडिंग का साइन देखने को मिलता है तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा, स्टॉप। फर्स्ट एक्शन क्या होगा, स्टॉप, वारफेरिन को स्टॉप कर देंगे। एंड सेकंड एक्शन क्या होगा, एंटीडोट। सेकंड एक्शन क्या होगा, एंटीडोट। स्टॉप करके फिजिशियन को इन्फॉर्म होना चाहिए। देन आफ्टर एंटीडोट वहां पे रिक्वायर है तो उसको दिया जाना चाहिए। तो एंटीडोट कौन सा देंगे दोस्तों, यस तो फर्स्ट स्टॉप करके देन फिजिशियन इन्फॉर्म। ठीक है दोस्तों, देन एंटीडोट कौन सा देंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद है। हिपेरिन के लिए दे देते प्रोटामाइन सल्फेट, वारफेरिन के लिए देंगे विटामिन के एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, विटामिन के एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एफएफपी जो है यहाँ पे अपन दे सकते हैं, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं वारफेरिन की पेशेंट मॉनिटरिंग। तो जब भी वारफेरिन देंगे, पेशेंट को कुछ बातें आपको समझानी चाहिए। पहली कि उसको कुछ चीजें हैं वो अवॉइड करनी है। जब भी वारफेरिन लेना है कुछ चीजें उसे अवॉइड करनी है, ऐसी चीजें जो कि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ाती हो। लाइक कुछ ऐसे फूड है जैसे जिंजर है,
लहसुन होता है, ठीक है, जिनसेंग होता है, या गार्लिक, लहसुन, जिनसेंग है, ऐसे सप्लीमेंट नहीं देने हैं जो कि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ाते हो। ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट चल रही है, ये भी ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा देंगे। इसके अलावा क्रैनबेरी जूस और ग्रेप जूस, अंगूर का जूस वगैरह, ये भी नहीं देना है। इसके अलावा ग्रीन टी वगैरह भी यहाँ पे नहीं देना है दोस्तों। और सबसे लास्ट, विटामिन के वाले फूड नहीं देने हैं, क्योंकि विटामिन के तो इसका एंटीडोट होता है, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। अगर विटामिन के वाले फूड दोगे और साथ में वारफेरिन भी खा रहे हो, तो क्या वो डोज पर्याप्त रहेगी उस पर्सन के लिए? नहीं, इफेक्टिवनेस को कम कर देंगे। ये क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे इफेक्टिवनेस को। इफेक्टिवनेस को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे वारफेरिन को। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्पिनच, ब्रोकोली, कैबेज, ये नहीं देना दोस्तों। ये कुछ चीजें हैं जो कि पेशेंट को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ बातें थी वारफेरिन के बारे में। अब थोड़ा सा समरी करते हैं, हिपेरिन और वारफेरिन की तुलनात्मक स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो कि पढ़ चुके हैं अब तक हम लोग, समराइज कर रहा हूं सिंपली, कि वारफेरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। क्यों? क्योंकि ये टेरेटोजेनिक है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। सेकेंड, एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, जैसा कि मैंने बताया, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन देते हैं, फॉर एग्जांपल एनोक्साप्रिन, एनोक्साप्रिन। ठीक है दोस्तों, तो प्रेगनेंसी में LMWH देते हैं, बाकी कोई भी नहीं देंगे। नेक्स्ट, हिपेरिन की इफेक्टिवनेस की मॉनिटरिंग हम लोग एपीटीटी से करते हैं, जबकि वारफेरिन की मॉनिटरिंग है वो PTINR के द्वारा करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हिपेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये यस, एंटी थ्रोम्बिन फर्स्ट एक्शन इंपॉर्टेंट। सेकंड एक्शन, फैक्टर 10 एक्टिवेटेड को इनहिबिट करना। जबकि वारफेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? विटामिन के या फिर विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं उनका एंटागोनिस्ट होता है। विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर कौन से है? दूसरा, 7वां, 9वां और 10वां होता है, उनको इनहिबिट करता है कौन? वारफेरिन। तो ये समरी हो गई, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कंपेरेटिव फॉर्म में मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो जरूर से आप लोग दोनों वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें आपको कंप्लीट एंटीकोगुलेंट समझ में आ जाएंगे। यस, अब सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं ब्रिज थेरेपी, उसके बाद में MCQs पे हम लोग जाने वाले हैं। तो ब्रिज थेरेपी क्या है? तो देखिएगा दोस्तों, ब्रिज का काम क्या होता है? दो चीजों को जोड़ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीजें क्या है? हिपेरिन और वारफेरिन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, जब भी पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव होता है, पोस्ट ऑपरेटिव होता है, तो पहले जो है 0 से 3 दिन बोल सकता हूं, क्या चलेगी? उसे हिपेरिन चलेगी। और आफ्टर, यानी टू आफ्टर 3 डेज उसे क्या देते हैं हम लोग? वारफेरिन दिया जाता है। यानी पहले IV फॉर्म में देते हैं, फिर सबकी जो है वारफेरिन ओरल फॉर्म में देते हैं। यस और नो दोस्तों? तो देखो, ये नॉर्मल फिनोमिना है। दो ब्रिज हो गए अपने, दो पोल हो गए, ठीक है। पहले 3 दिन हिपेरिन देते हैं, आगे बाद में हम लोग वारफेरिन पे उसे शिफ्ट कर देते हैं। अब देखिएगा, अगर किसी पेशेंट में वारफेरिन पे शिफ्ट करने के बाद अगर PTINR मेंटेन ना हो, तो PTINR से तो कर रहे हैं हम लोग वारफेरिन की मॉनिटरिंग, PTINR मेंटेन ही नहीं हो रहा वारफेरिन से, तो वापिस से हम लोग क्या करेंगे? हिपेरिन पे आते हैं, वापिस से उसे हिपेरिन स्टार्ट कर देते हैं। इसी को ब्रिज थेरेपी कहा जाता है। तो सिंपली क्या है? यस, यूजुअली पेशेंट ऑन हिपेरिन शिफ्टेड टू ओरल वारफेरिन आफ्टर 3 डेज। नॉर्मली क्या होता है? हिपेरिन चलता है 3 दिन, 3 दिन बाद उसे वारफेरिन पे शिफ्ट कर देते हैं। But if INR not maintained by warfarin, then patient shifted to heparin again. तो पेशेंट को दोबारा से हिपेरिन पे शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसका INR मेंटेन ही नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? तो इस थेरेपी को हम लोग ब्रिज थेरेपी कहते हैं। समझ में आ जाएगा? वारफेरिन से दोबारा से हिपेरिन पे आना ब्रिज थेरेपी कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में तो ये आ ही गया होगा पूरा का पूरा टॉपिक। अब कंप्लीट जो एंटीकोगुलेंट हम लोगों ने पढ़े हैं दोनों पार्ट में, उसके MCQs हम लोग देखते हैं दोस्तों। यस, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर? वेरी इजी। तो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट करने वाला कौन होता है? वारफेरिन होता है। और विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर कौन से है? दूसरा, 7वां, 9वां और 10वां क्लॉटिंग फैक्टर होता है। यस, प्रोथ्रोम्बिन। इसके अलावा ये आ जाएगा अपने पास प्रोएसिलरिन, प्रोकन्वर्टिन,
9th में क्रिस्टमस फैक्टर और 10th में स्टुअर्ट फैक्टर होता है। नेक्स्ट, विच एंटीकोगुलेंट इज सेफेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में सेफेस्ट कौन सा है? लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, फॉर एग्जांपल एनोक्साप्रिन और डेल्टा प्रिन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। यस, आंसर सी। नेक्स्ट, वारफेरिन थेरेपी रिक्वायर मॉनिटरिंग यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वारफेरिन की मॉनिटरिंग किससे करते हैं दोस्तों? पीटीआईएनआर से करते हैं, पीटीआईएनआर से करते हैं, जैसा कि मैंने बताया है इस लेक्चर के अंदर आपको। नेक्स्ट, आंसर इज बी। हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज कॉज्ड बाय, हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसकी वजह से हो रहा है? यस, इट इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट एग्रेगेशन, प्लेटलेट एग्रेगेशन की वजह से हो रहा है। हिपेरिन की वजह से प्लेटलेट एग्रेगेट हो जाती है, चिपक जाती है। ठीक है, जिस वजह से प्लेटलेट्स के नंबर्स में कमी आ जाती है, जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट थेरेपी कंप्लेन्स ऑफ ब्लैक टेरी स्टूल, एक पेशेंट को एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है, उसे ब्लैक टेरी स्टूल आ रहा है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, तो ब्लैक टेरी स्टूल क्या है? साइन ऑफ ब्लीडिंग है। और जब भी साइन ऑफ ब्लीडिंग होता है तो फर्स्ट एक्शन ऑलवेज क्या होता है? स्टॉप, चाहे वो हिपेरिन हो चाहे वारफेरिन हो, स्टॉप करना है। तो यस, स्टॉप वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए, स्टॉप द ड्रग एंड रिपोर्ट टू फिजिशियन। विटामिन सी का कोई रोल नहीं है, आयरन का कोई रोल नहीं है, कंटिन्यू रख नहीं सकते, ब्लैक टेरी स्टूल ब्लीडिंग का रिस्क है। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर इसका सी हो जाता है। ए नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग एनोक्साप्रिन, तो एनोक्साप्रिन क्या है? लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। ए पेशेंट, विच साइट इज प्रिफर्ड, तो देखिए जब भी हम लोग हिपेरिन देते हैं तो प्रिफर्ड साइट ऑलवेज कौन सी होती है दोस्तों? सबक्यूटेनियस। प्रिफर्ड साइट कौन सी होती है? सबक्यूटेनियस होती है। और सबक्यूटेनियस कहाँ देते हैं? अम्बलाइकस के चारों तरफ, यानी एब्डोमिनल एरिया के अंदर। तो एब्डोमिनल वॉल पे, एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल में इसको दिया जाता है। पेरी अम्बलाइकस भी लिखा हो सकता है, वो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, a patient started on warfarin and heparin together, what is the rationale for this combination? देखिए एक तो ब्रिज थेरेपी बताई थी, लेकिन अगर साथ में दी जा रही है दोनों, इसका क्या रेशनल है? तो देखिए वारफेरिन है वो ओरल है, तो ओरल का मैकेनिज्म क्या होगा? स्लो होगा। तो हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए हो लेकिन हमें ओरल देनी है, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? ओरल के साथ में हिपेरिन भी दे देते हैं सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस क्या होगी? जो हिपेरिन है वो क्या होगा? इंट्रावीनस या फिर सबक्यूटेनियस, जिसका एक्शन क्या होगा? फास्ट, और इसका एक्शन क्या है? स्लो। देना तो हमें ओरली है लेकिन एक्शन अभी का भी चाहिए, तो इसलिए कभी कभी हम लोग दोनों को एक साथ दे देते हैं ताकि एक्शन अभी स्टार्ट हो जाए और कंटिन्यूअस एक्शन है वो वारफेरिन से बना रहे। तो यस, वारफेरिन हैज डिलेड ऑनसेट, हिपेरिन प्रोवाइड इमीडिएट एंटी कोगुलेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन भी देख लेते हैं। वारफेरिन एनहेंस द इफेक्ट ऑफ हिपेरिन, गलत बात है। यस, नेक्स्ट, हिपेरिन एक्ट एज एंटीडोट फॉर वारफेरिन, एंटीडोट तो इनके अलग अलग है। हिपेरिन का एंटीडोट है प्रोटाबाइन सल्फेट और इसका एंटीडोट है विटामिन के एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। बोथ ड्रग्स आर गिवन लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए नहीं, मेन कारण है अपना सी। यस और नो दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टेस्ट इज यूज टू मॉनिटर हिपेरिन थेरेपी, हिपेरिन के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? एपीटीटी टेस्ट यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। पीटीआईएनआर यूज करते हैं वारफेरिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करता है, पहला एंटीथ्रोम्बिन एक्टिविटी और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है दोस्तों? फैक्टर 10 को इनहिबिट करना। तो ढूंढ लीजिए इसके अंदर, एनहेंसमेंट ऑफ एंटीथ्रोम्बिन एक्टिविटी। एंटीथ्रोम्बिन एक्टिविटी यानी थ्रोम्बिन को तो रोकना या फिर एंटीथ्रोम्बिन एक्टिविटी को बढ़ाना, जिससे थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्लॉटिंग रुक जाएगी। तो राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, ये किसका है? वारफेरिन का है। ठीक है दोस्तों, ये किसी का भी काम नहीं है। और इनहिबिटरी प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये भी किसी का भी काम नहीं है दोस्तों। ये किसका काम है? ये एस्पिरिन का काम है,
छोड़ दीजिए, एंटीप्लेटलेट है ना, ये आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, वारफेरिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग, वारफेरिन कैसे काम करता है? तो अभी अभी मैंने बताया, यस यस, किसकी एक्टिविटी? विटामिन के सिंथेसिस या फिर विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर को रोकना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यस और नो? तो यस, काफी इजी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, 2 पार्ट्स के अंदर इसको हम लोगों ने पढ़ा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंटीकोगुलेंट्स। फिर भी कोई डाउट रहता है, क्वेरी रहती है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।